नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग फिर से लुसेंट ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। आज का जो ज्योग्राफी लुसेंट्स का जो क्लास होगा वो क्लास 3 होगा। ठीक है, हम लोग जो है क्लास 1 और क्लास 2 को पढ़ चुके हैं। अब क्लास 1 या क्लास 2 को आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा कि इसी चैनल पे जो है प्लेलिस्ट में जा करके लुसेंट सीरीज ज्योग्राफी करके जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा करके जो है आप क्लास 1 और क्लास 2 को भी देख सकते हैं। आप यदि किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जैसा कि एसएससी, यूपीएससी, उसके बाद क्या कहते हैं बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर यानी कि टीआरई 4, बैंक, रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये जो है काफ़ी यूजफुल होने वाला वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का क्लास। देखिए हम लोग जो है कल की वीडियो में जो है यानी कि क्लास 2 में जो है ये अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी जो है हम लोग पढ़ चुके थे। देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, ये सब जो है हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, यहाँ तक क्या कहते हैं विषुव तक पढ़ चुके थे, विषुव तक जो है हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ जो है विषुव तक यानी कि इक्विनॉक्स तक पढ़ चुके थे। विषुव किसे कहते हैं, यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूरज की किरणें जो है विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात क्या होती है, बराबर होती है। उसी को क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। तो यहाँ तक जो है हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो है यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है, क्या है यहाँ नेक्स्ट पॉइंट कि 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर को ना और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखना होगा कि 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात क्या होता है, बराबर होता है। अब क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में दिन एवं रात कब बराबर होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन एवं रात कब बराबर होता है, हम लोग जो है क्लास 2 में जो है वो पढ़ चुके हैं। आप यदि क्लास 2 देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे जो है प्लेलिस्ट में जाके जो है वो आप क्या कहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि सभी कर्क, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है। अब दिन एवं रात बराबर क्यों होता है, तो देखिए जैसा कि ये यदि माना कि हम थोड़ा सा पृथ्वी का डायग्राम यदि बना के समझें तो और आसान हो जाएगा। देखिए माना कि ये क्या रहा, पृथ्वी रहा। अब क्या है, ये 0 डिग्री, इसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, सॉरी 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 23 सितंबर को और उसके बाद जो है 21 मार्च को, 23 सितंबर और 21 मार्च, इन दोनों दिन को जो है सूरज जो है वो सूरज की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, यानी कि विषुवत रेखा पर सीधा पड़ती है, जिस वजह से जो है 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर हमें दिन एवं रात बराबर दिखने को मिलता है। अब यदि उत्तरी गोलार्ध का बात कीजिएगा तो थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या है कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को कर्क रेखा कहते हैं। अब यहाँ जो है 21 मार्च से जो है जून में यहाँ जो है 21 जून को जो है सूरज की किरणें जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, यानी कि 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है क्या कहते हैं, दिन एवं रात बराबर होता है। 21 जून से 23 सितंबर यहाँ आते हैं। 23 सितंबर के बाद जो है 22 दिसंबर को ना दक्षिणी गोलार्ध में आना होगा। 22 दिसंबर को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और 22 दिसंबर को सूरज की किरणें जो है वो मकर रेखा पर रहती है, यानी मकर रेखा पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है, जिस वजह से 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो क्या कहते हैं, दिन एवं रात बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट, अब आप समझ चुके होइएगा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूरज का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रात क्या होती है, छोटी होती है। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में बात करा जा रहा है। क्यों बात करा जा रहा है 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में, क्योंकि देखिए हम अभी जो डायग्राम से समझ रहे थे कि जैसा कि यहाँ जो है 21 मार्च को सूरज की किरणें जो है वो क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है। 21 मार्च के बाद जो है सूरज की किरणें 21 जून को ना 21 जून को क्या होता है कि ये कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। ठीक है, और कर्क रेखा से जब सूरज की किरणें रिटर्न होने लग जाती है ना तो 23 सितंबर को फिर सूरज की किरणें जो है वो क्या कहते हैं, मकर रेखा पर पहुंच जाती है, यानी कि
21 जून और 23 सितंबर, 21 जून और 23 सितंबर से फिर रिटर्न होती है और 21 मार्च से जो है वो जाना शुरू कर देती है उत्तरी गोलार्ध की ओर। यानी कि 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में जो है वो उत्तरी गोलार्ध में सूरज का जो प्रकाश है वो 12 घंटा या उससे अधिक समय इसलिए प्राप्त करता है क्योंकि सूरज की किरणें जो है 21 मार्च को वो उत्तरी गोलार्ध में जाना प्रवेश कर जाती है। उसके बाद जो है 21 मार्च से 21 जून को पूर्णतः कर्क रेखा पर पहुंच जाती है और 21 जून के बाद यह रिटर्न आना शुरू कर देती है। तो 23 सितंबर तक जो है यह रिटर्न आ जाती है विषुवत रेखा पर। इसलिए जो है इस बीच के अवधि के समय में जो है हमें जो है उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होता है, बड़ा दिखने को मिलता है 21 मार्च से 23 सितंबर को। अब 23 सितंबर से लेके 22 दिसंबर तक, ठीक है, और 22 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर को कहाँ पहुंच जाएगी सूरज की किरणें जो है वो मकर रेखा पर पहुंच जाएगी। मकर रेखा पर पहुंच जाएगी कब? 22 दिसंबर को पहुंच जाएगी। इसलिए 23 सितंबर से लेके 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से लेके 21 मार्च तक, यानी कि 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में हमें 12 घंटा का दिन दिखने को मिलेगा। तो अब आप समझ चुके होइएगा, ठीक है। तो देखिए जैसा कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। देखिए क्या होता है कि 21 मार्च से जो है सूरज की किरणें जो है उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने लग जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। उत्तरी ध्रुव कहाँ है? देखिए उत्तरी ध्रुव ये रहा, क्या कहते हैं, ये उत्तरी ध्रुव रहा और ये जो है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव रहा, ठीक है, तो याद रखना होगा। उसके बाद क्या कहता है, देखिए 6 महीने की होती है, 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूरज का जो प्रकाश है वो दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर से, जैसा कि देखिए 23 सितंबर से क्या होता है, 23 सितंबर से जो है सूरज की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करने लग जाती है, ठीक है, 23 सितंबर से प्रवेश करने लग जाती है और 21 मार्च तक जो है 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक पहुंचती है और 22 दिसंबर से 21 मार्च तक जो है वो किरणें जो है दक्षिणी गोलार्ध से निकलने लग जाती है, तिरछा पड़ने लग जाती है। वही बात यहाँ है कि 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूरज का जो प्रकाश है दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटा या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ का बात कर रहा है, दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती है। 23 सितंबर से जब हम दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं तो इधर बढ़ते हैं दक्षिणी ध्रुव पर, इसी कारण 6 महीने तक क्या होता है, दिन रहता है, ठीक है, 6 महीने तक दिन होता है दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक ना, याद रखना होगा। और उत्तरी ध्रुव पर भी क्या होता है, 6 महीने तक का क्या होता है, दिन होता है। और क्यों होता है, क्योंकि जो है 23 सितंबर से सूरज की किरणें जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ने लग जाती है और 21 मार्च तक जो है सूरज की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में रहती है, ठीक है, याद रखना होगा। इस प्रकार जो है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर 6 महीने तक जो है दिन व 6 महीने तक जो है रात्रि रहती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है नोट में, कि पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात जो है वो छोटा बड़ा होता है। पृथ्वी पर जो है दिन और रात छोटा बड़ा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर जो है साढ़े जो है कितनी डिग्री झुकी है, 23 डिग्री झुकी है अपनी अक्ष पर, यानी कि अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है और अपनी कक्ष पर जो है पृथ्वी कितनी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अपनी अक्ष पर जो है पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, याद रखना होगा। सूर्य ग्रहण देखिए किसे कहते हैं, सोलर इक्लिप्स, जब कभी दिन के समय सूरज एवं पृथ्वी, सूर्य ग्रहण यदि कहें, जिस चीज का ग्रहण लगेगा वो हमें नहीं दिखेगा। देखिए जैसा कि यहाँ सूर्य ग्रहण लग रहा है मतलब हमें सूरज नहीं दिखेगा। अब चंद्र ग्रहण का बात कर रहा है, यानी कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, हमें चंद्र ग्रहण चंदा नहीं दिखेगा, चंद्रमा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो याद रखना है सूर्य ग्रहण में क्या होगा, हमें सूरज नहीं दिखेगा। देखिए क्या होता है कि जब कभी दिन के समय सूरज एवं पृथ्वी के बीच में क्या होता है, याद रखना होगा, सूरज, ठीक है, सूरज एवं पृथ्वी, देख लीजिए, सूरज एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से, यानी हम लोग तो पृथ्वी पर हैं, अगर हम लोग पृथ्वी पर है और पृथ्वी पर से डायरेक्ट क्या होता है कि हम लोग सूरज को देख रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो अब हम लोग पृथ्वी पर है तो चंद्रमा को देख लेते हैं लेकिन सूरज को देख नहीं पाते हैं। इसलिए क्या होता है, सूरज पर जो है सूरज का प्रकाश जो है पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, जिस वजह से जो है हम लोग सूरज को नहीं देख पाते हैं। इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण लग गया। तो याद रखना होगा पृथ्वी और सूरज दोनों के बीच में क्या आ जाता है, चंद्र ग्रहण, चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, इसलिए जो है सूर्य ग्रहण लगता है। उसके बाद देखिए
क्या है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूरज का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूरज ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है हमेशा कब लगता है, अमावस्या यानी कि न्यू मून को ही होता है। याद रखना होगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है कैसे लगता है, पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण में क्या होगा कि चंद्रमा जो है हमें नहीं दिखेगा, जिस चीज का ग्रहण लगेगा वो हमें नहीं दिखेगा। जब सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है ना, क्या होती है, सूरज और चंद्रमा के बीच, तो सूरज की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। क्या होता है कि ये रहा सूरज, और क्या कहते हैं, सूरज और चंद्रमा के बीच, और ये रहा चंद्रमा। ठीक है, अभी तो क्या कहते हैं, सूरज की जो रोशनी है वो चंद्रमा पर पड़ रहा है, जिस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि चंद्रमा को जो है देख लेंगे। लेकिन क्या होगा कि पृथ्वी बीच में आ जाएगा। जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो अब क्या होगा कि हम लोग जब पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर जब है बीच में आ गया तो सूरज का तो प्रकाश अब चंद्रमा पर पड़ेगा नहीं, और चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा तो चंद्रमा का स्वयं का क्या है, प्रकाश है नहीं, जिस वजह से हम लोग जो है चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण लग गया। अब देखिए चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगता है, पूर्णिमा में लगता है, फुल मून में लगता है। याद रखना होगा, सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या न्यू मून में लगता है, और चंद्र ग्रहण फुल मून में लगता है, की रात्रि में होती है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, प्रत्येक पूर्णिमा को। अब देखिए जब जब पूर्णिमा आता है तब तब क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिस कारण से चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर ये से या नीचे से गुजर जाता है। देखिए अब यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि हर एक प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिस कारण से चंद्रमा क्या होता है कि कभी पृथ्वी के ऊपर से या कभी नीचे से गुजर जाता है, डायरेक्ट सामने नहीं आ पाता है। ठीक है, तो एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया से क्षेत्र से चंद्रमा गुजरती है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। याद रखना होगा क्यों नहीं लगता है, क्योंकि जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो है 5 डिग्री का कक्षापथ का अंतर है, जिस वजह से चंद्रमा जो है कभी ऊपर से या कभी नीचे से गुजर जाता है। जब कभी भी ऊपर से या नीचे से गुजर जाएगा तो चंद्रमा उस स्थिति में नहीं लगेगा। ठीक है, चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। चंद्र ग्रहण लगने के लिए डायरेक्ट क्या होना होगा कि पृथ्वी और सूरज के बीच में आना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समय का निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे। देखिए समय का निर्धारण, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर का अंतर होने पे यानी कि 1 डिग्री देशांतर का अंतर होने पे क्या होता है कि पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाएं खींची गई है वो 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है, एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। अब 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है तो 1 डिग्री देशांतर का अंतर होने पे जो है हमें 4 मिनट का अंतर हो जाएगा समय का। अब क्यों हो जाएगा अंतर, वो हम लोग जो है डिटेल से क्लास 2 में देख चुके हैं। ठीक ना, तो आपको इसके लिए क्या होना होगा कि क्लास 2 पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर जो है प्रत्येक देशांतर पर समय क्या होता है, 4 मिनट बढ़ जाता है। देखिए इसको क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से क्या होगा समझना होगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है, एक देशांतर का अंतर होने पे समय में 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि 1 डिग्री अंतर होने पे क्या हो जाएगा, 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूरब की, अब पृथ्वी क्या होती है कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और मध्याह्न रेखा जिसे क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा जिससे हम लोग समय की गणना करते हैं, तुलना करते हैं, उसे 0 डिग्री रेखा 0 डिग्री देशांतर से करते हैं। ठीक है, अब 0 डिग्री देशांतर जो है वो ग्रीनविच से होके गुजरा है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री के पूरब में, 0 डिग्री के पूरब में जो भी देश रहेगा उसका समय क्या होगा, 0 डिग्री से आगे रहेगा, और 0 डिग्री के पश्चिम में जो भी देश रहेगा, 0 डिग्री के पश्चिम में जो भी देश रहेगा उसका समय क्या होगा कि 0 डिग्री से यानी कि ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच समय से जो है पीछे रहेगा। अब पीछे क्यों रहेगा, क्योंकि चूंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो सूरज के सामने जो है पहले पूरब वाला भाग आता है पृथ्वी का, इसलिए पूरब वाला भाग में क्या होगा, समय आगे होगा, सूर्योदय पहले होगा।
अब पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय क्या होगा, 4 मिनट घट जाता है। याद रखना होगा कि देखिए क्या होता है कि पूरब जाने पे 4 मिनट समय में क्या होता है, वृद्धि होता है ग्रीनविच रेखा से पूरब जाने पर, और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम जाने पर क्या होता है कि 4 मिनट समय में क्या होता है, कमी आता है। 1 डिग्री पर बात करा जा रहा है, ठीक है। 1 डिग्री यदि हम पश्चिम जाएंगे तो 4 मिनट का कमी होगा। 1 डिग्री यदि हम ग्रीनविच रेखा से पूरब जाएंगे तो 4 मिनट जो है वो ग्रीनविच समय से जो है क्या होगा, आगे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है नेक्स्ट पॉइंट नोट में कि वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में, यानी कि लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया। इसी रेखा के बारे में बात करा जा रहा है, 0 डिग्री की रेखा के बारे में जो है ये नोट दिया गया है, ठीक है। 0 डिग्री रेखा के बारे में ये सारा नोट दिया गया है। 0 डिग्री रेखा को क्या कहा जा रहा है, जब 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूरब में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थिर रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया, यानी इसी रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, माना गया। उसके बाद इसी को ग्रीनविच मध्याह्न भी नाम दिया गया, इसी रेखा को ग्रीनविच मध्याह्न नाम भी दिया गया है। और इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर जो है, इसे शून्य माना गया है, मानकर बाकी देशांतर की गणना की जाती है। इसे शून्य मानकर जो है बाकी देशांतर की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। 0 डिग्री रेखा को ही आधार मानकर समय का क्या करा जाता है, निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो तो क्या कहते हैं, समय था। समय के लिए हम लोग जो है किसे मानते हैं, आधार किसे मानते हैं, समय निकालने के लिए जो है हम लोग जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा को आधार मानते हैं, ठीक है। अब तो समय हमारा निकल गया, तो अब हमें क्या निकालना चाहिए, तिथि। तो देखिए तिथि पर हम चर्चा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। देखिए 0 डिग्री रेखा को आधार मानकर जो है हम लोग समय का गणना करते हैं, लेकिन 180 डिग्री देशांतर रेखा को जो है हम लोग आधार मान के जो है तिथि का गणना करते हैं। यही बात यहाँ कहना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है, ठीक है। अब 180 डिग्री को ही हम लोग क्यों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानते हैं, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथि में क्या होता है, 1 दिन का अंतर होता है। 1 दिन का क्या होता है, अंतर होता है। अब देखिए ग्रीनविच देशांतर तथा ग्रीनविच देशांतर का अर्थ यानी 0 डिग्री कह रहा है, ग्रीनविच देशांतर यानी 0 डिग्री का बात कर रहा है। 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच कितना, 24 घंटे का अंतर होता है। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि अब माना कि हम यदि मान ले कि ये 0 डिग्री रेखा है, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इरेज कर लूँ इसे। अब देखिए ये जो है माना कि क्या हो जाएगा, ये जो है अब हम मान ले यदि 0 डिग्री रेखा है और 0 डिग्री रेखा है और 180 डिग्री रेखा हमारा कहाँ होगा, इस 0 डिग्री रेखा के जस्ट विपरीत होगा, इस 0 डिग्री रेखा के सामने होगा। लेकिन हमारा क्या है कि 3D है नहीं जो हम दिखा सकते हैं, इसलिए जो है हम मैप की तरह ही लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टेढ़ा हो जा रहा है। ये 180 डिग्री यदि हम मान ले तो क्या कहना चाह रहा है, देख लीजिए ग्रीनविच रेखा देशांतर यानी इसका बात कर रहा है ग्रीनविच देशांतर, और 180 डिग्री देशांतर यानी इसका बात कर रहा है 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। अब इनके बीच का अंतर, इनके बीच जो है समय का अंतर कितने घंटों का हो जाएगा, तो याद रखना होगा इनके बीच जो है समय का अंतर 24 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। अब 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब की ओर जाने पर जो है 12 घंटे की अवधि लगता है। 0 डिग्री से जो है 180 डिग्री पूरब जाने पर, देखिए 0 डिग्री से अगर हम 180 डिग्री पूरब की ओर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 घंटा का अंतर हो जाएगा, अवधि लगता है। और यह ग्रीनविच समय से 12 घंटा क्या होता है, आगे हो जाता है जब हम 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब जाते हैं। तो इसी प्रकार 0 डिग्री से जो है 180 डिग्री अब हम पश्चिम जाएंगे, 0 डिग्री से इधर पूरब गए थे तो 12 घंटा लगा था, अब यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ से इधर हम जाएंगे यानी कि पश्चिम जा रहे हैं, तो फिर हमें क्या लग जाएगा, 12 घंटा का समय लग जाएगा। यानी कि 0 डिग्री से पश्चिम जाएंगे 180 डिग्री पर पहुंचने के लिए पश्चिम से, तो 12 घंटा का समय। फिर उसी तरह जो है 0 डिग्री से पूरब की ओर जाएंगे और 180 डिग्री पर पूरब से पहुंचने के लिए तो 12 घंटा का समय लगेगा, ठीक है।
समय लगता है। अब यही कारण है कि 180 डिग्री पूरब एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे का जो है वो अंतर होता है। देखिए क्या होता है कि 0 डिग्री से जो है 180 डिग्री पश्चिम जाएंगे तो 12 घंटा लगेगा, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब जाएंगे तो 12 घंटा लगेगा, यानी कि अब टोटल क्या हो जाएगा 12 और 12 24। यही कारण है कि 180 डिग्री पर पहुंचने के लिए 0 डिग्री से 180 डिग्री पर पहुंचने के लिए जो है हमें कितना 24 घंटे का समय लगता है। अर्थात क्या होता है दिन और रात का अंतर हो जाता है, यानी एक दिन और रात का क्या हो जाता है अंतर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज करते होइएगा अभी समझने में। तो देखिए कंफ्यूज कैसे खत्म होगा, तो देखिए क्या होता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा ये रहा। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा के पीछे क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पीछे जस्ट सामने 180 डिग्री है। ठीक है, अब 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो एक ही 180 डिग्री देशांतर रेखा है, और एक ही 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है पूरब और पश्चिम दोनों का काम कर रहा है। ठीक ना, अब पीछे में होगा जैसा कि मान लेते हैं ये 0 डिग्री का पीछे है, यानी कि ये क्या है 0 डिग्री का पीछे यानी कि 180 डिग्री है। तो अब ये इधर से हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, और इधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा पूरब हो जाएगा, यानी एक ही 180 डिग्री का रेखा है जो क्या करता है पूरब और पश्चिम दोनों का जो है वो काम करता है। ठीक ना, याद रखना होगा, एनसीईआरटी 6 क्लास में भी दिया गया है यह बात। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कि दिन रात, उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पति है बार है, ठीक है, 25 सितंबर 2003 ईस्वी को दोपहर के 12 बजे हो तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्य रात्रि होगी। समझ रहे हैं ना, देखिए क्या कहना चाह रहा है, ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार को 25 सितंबर 2003 ईस्वी को दोपहर के 12 बजे हैं तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 ईस्वी को मध्य रात्रि होगी, यानी 12 घंटे का अंतर होता है। जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जो है 24 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्य रात्रि होगी। क्या होगा, 24 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्य रात्रि होगी। अब देखिए इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती है। जब इस रेखा से पूरब की ओर लांघते हैं तो एक दिन क्या होता है एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या हो जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। किस रेखा से पूरब की ओर लांघते हैं, तो 0 डिग्री रेखा से। ठीक ना, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट यहाँ है कि लांघते हैं तो हो जाता है, और इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है कम हो जाता है। हम लोग ये सब जान चुके हैं कि 12 घंटा पश्चिम की ओर कम होता है, 12 घंटा पूरब की ओर ज़्यादा होता है। इस प्रकार याद किया जाता है, इसे इस प्रकार याद किया जाता है, ट्रिक दिया गया है। तो देखिए अब यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि वास्तव में जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः जो है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा का अनुसरण नहीं करती है। देखिए वास्तव में जो है यह ना 180 डिग्री देशांतर रेखा कौन सा है, देखिए थोड़ा सा यदि हम कम करें जूम को तब दिखने में पूरा आएगा। देखिए ये क्या है, ये जो सीधा है, जो पूरा सीधा है, पूरा सीधा है, यह 180 डिग्री रेखा है ना, ये पूरा सीधा क्या है 180 डिग्री रेखा है। लेकिन ये जो टेढ़ा मेढ़ा रेखा है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा रेखा जो है ये क्या है, हमारा तिथि रेखा है। ठीक ना, अब टेढ़ा मेढ़ा तिथि रेखा है, यह क्यों टेढ़ा मेढ़ा है, यह बात को, इस बात को भी हम लोग जानेंगे इसी में, अभी जस्ट जानेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है बुक में कि 180 डिग्री देशांतर रेखा का अनुसरण नहीं करती है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री का देशांतर 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती है, यानी कि इमेज से देखकर आप पता लगा सकते हैं कि सही में जो है वो अनुसरण नहीं करती है। देखिए तिथि रेखा हमारा ये है और 180 डिग्री जो है वास्तव में ये है, इसलिए आप देख सकते हैं कि क्या है, सामने तो है नहीं, यानी टेढ़ा मेढ़ा है, यानी अनुसरण नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है। यह 180 डिग्री देशांतर रहा सीधा वाली रेखा जो है, और इसके क्या हो जाता है, कभी बाएं मुड़ गया, कभी दाएं मुड़ गया। अब बाएं दाएं क्यों मुड़ा, तो देखिए ताकि स्थल भागों का विभाजन न हो। अब देखिए ये यदि बायां और दायां यदि नहीं मुड़ता, ठीक है, अब माना कि बायां दायां नहीं मुड़ रहा है, और माना कि यहाँ जो देश रहा होगा वो देश इधर भी गया होगा, ठीक है, इधर भी गया होगा। अब इधर भी गया होगा तो एक ही देश में क्या हो जाएगा, अलग अलग हमें दिन देखने को मिलेगा। इसी वजह से जो है इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जो है टेढ़ा किया गया है। अब टेढ़ा जब हम कर दिए हैं तो क्या होगा, माना कि यहाँ जो है क्या कौन सा देश गया होगा, जो भी देश यहाँ गया होगा, यहाँ गया होगा, उसमें अब क्या हो जाएगा,
तारीख जो है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा टेढ़ा कर देने की वजह से। अगर टेढ़ा नहीं करते हैं, किसी देश के बीच से होकर गुजार देते, तो क्या होता कि उसी एक ही देश में जो है दो तिथि हमें देखने को मिलता। उसी वजह से जो है हमें क्या करा गया है, इस टेढ़ा मेढ़ा करा गया है रेखा को। अब देखिए, विभाजन न हो और लोगों को तिथि के बारे में क्या हो, भ्रम न हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूरब की ओर मोड़ी गई है। जैसा कि यहाँ का बात कर रहा है, देख लीजिए, यहाँ का बात कर रहा है 75 डिग्री पूरब की ओर ये मोड़ा गया है साइबेरिया को जो है। साइबेरिया में अगर यहाँ नहीं मोड़ता तो क्या होता है कि साइबेरिया में जो है क्या हो जाता है कि साइबेरिया में जो है एक ही देश साइबेरिया रहता और वहीं जो है एक ही स्थान पे हमें दो अलग अलग तिथि देखने को मिलता, जिस वजह से साइबेरिया में 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर मोड़ दिया गया है। अब देखिए, बेरिंग सागर में यह रेखा, थोड़ा सा जूम कर लूं। अब देखिए क्या है कि बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ठीक है। बेरिंग सागर में फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिण प्रशांत महासागर में, देखिए फिजी आइलैंड ये रहा, यहाँ कहाँ मोड़ दिया है, दक्षिण प्रशांत महासागर में पूरब दिशा की ओर जो है मोड़ी गई है, ठीक है, पूरब दिशा की ओर मोड़ी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा आपका, यहाँ से जो है ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो इस पॉइंट को क्या करना होगा, याद करना होगा। यानी कि अब यह पॉइंट क्या कह रहा है, देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर से होकर गुजरती है, चुकी सागर से होकर गुजरती है, बेरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है और प्रशांत महासागर से होके गुजरती है। आर्कटिक सागर कहाँ है, देखिए ऊपर वाला भाग क्या है, आर्कटिक सागर, ये क्या है, आर्कटिक सागर है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ये क्या है, प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। तो क्या करना होगा, याद करना होगा, क्या याद करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहाँ से होके गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर से, चुकी सागर से, बेरिंग स्ट्रेट से, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1884 में वाशिंगटन में जो है संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की गई। यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की गई। कब की गई, 1884 ईस्वी में जब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देश के मध्य यात्री को कुछ स्थान पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी ना हो, ठीक है, जैसा कि हम लोग डिटेल में अभी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए नोट में क्या कहना चाह रहा है कि बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, बेरिंग जल संधि कौन सा है, बेरिंग जल संधि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, बेरिंग जल संधि ये रहा। अब ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की क्या है, बेरिंग जल संधि समानांतर है, यानी कि सामने है, ठीक ना, यही बात कहना चाह रहा है। अब देखिए यहाँ क्या है कि समय जोन व मानक समय, विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। इन समय जोन को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, यानी कि अभी ग्रीनविच याम्योत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, ग्रीनविच याम्योत्तर। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में इसी वीडियो में जो है पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर, यानी कि 0 डिग्री रेखा जो है कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, ये कह रहा है। तो ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिक समुद्र से होकर गुजरता है, कौन सा, 0 डिग्री। अब देखिए प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से क्या होता है, आधे घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। यह मानक समय स्वेच्छा से चयनित याम्योत्तर का स्थानीय समय होता है, यानी आप अपने देश के अनुसार से अपना मानक समय जो है वो निर्धारित कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों का मानक समय भारत का जो है 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। अब देखिए भारत में क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस शहर से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है, ठीक है, याद करना होगा। समय को मानक समय माना गया है, किसे, 82.5 डिग्री को। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है,
ठीक ना। यानी ग्रीनविच 0 डिग्री से जो है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा पर जो भी समय रहा होगा उस समय से हम लोग का जो समय रहता होगा भारत का वो कितना 5.5 घंटा आगे रहता होगा। क्यों रहता होगा? क्योंकि हम लोग 82.5 डिग्री को जो है मानक समय रेखा माने हैं। अब 82.5 डिग्री को माने हैं तो 82.5 डिग्री को यदि हम 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5.5 घंटा का हमें अंतर देखने को मिलेगा, ठीक ना। और 5.5 घंटा का अंतर देखने को मिलेगा तो आगे हमारा समय इसलिए होगा क्योंकि ग्रीनविच रेखा से हमारा भारत जो है वो कहाँ है? पूरब में स्थित है, ठीक है, इसलिए आगे होगा। पूरब में आगे इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है वो चक्रण लगाती है। अतः जब जो है ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में है। यूनाइटेड किंगडम कहाँ है? यूके में है ग्रीनविच। अब देखिए मानक समय 7.5 डिग्री के गुणक में लिया जाता है, ठीक है। अब नोट में क्या है? कुछ देश में अत्यधिक देशांतर विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समयों की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 7 समय जोन, रूस में 11 समय जोन तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। यानी हम लोग का भारत में तो एक ही मानक समय रेखा माना गया है। और कौन सी मानक समय रेखा माना गया है? तो 82.5 डिग्री को माना गया है। लेकिन इस तरह करके जो है अमेरिका में 7, रूस में 11, ऑस्ट्रेलिया में 3 ऐसी रेखा को मानक समय रेखा माना गया है। अब देखिए विषुवत रेखा इक्वेटर को कहते हैं। पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है, यह शून्य अक्षांश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। यानी क्या कहना चाह रहा है, समझ रहे हैं? देखिए ये क्या है कि माना कि पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी को 0 डिग्री यह रेखा को जो है विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। इस रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। अब यह रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यही बात यह ना यहाँ कह रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इसके